हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्टार क्लास में। तो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में आप लोग को लिए लेकर आए हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो कि ईपी बोर्ड के 11 और 12 दोनों परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं। 11 में भी ये क्वेश्चन आएंगे और ईपी बोर्ड के 12 में भी आएंगे। 12 में जो है कि आपको इसमें से एक या दो कन्फर्म पूछता है, श्योर पूछता है। फिगर ऑफ स्पीच से 12 में या ईपी बोर्ड के एग्जाम में एक या दो पूछता है, कन्फर्म पूछता है। तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फिगर ऑफ स्पीच, सबसे पहले समझिए कि फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है। जैसे भाषण होता है ना, स्पीच मतलब भाषण का आंकड़ा, इसलिए बोलते हैं भाषण का आंकड़ा। यानी जैसे हिंदी में इसे बोलते हैं अलंकार। क्या बोलते हैं? अलंकार। जैसे आप लोग इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे, हिंदी में अलंकार बोलेंगे। आप सभी जानते होंगे कि अलंकार का परिभाषा क्या होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने को अलंकार करते हैं। सेम उसी तरह फिगर ऑफ स्पीच है, इसको इंग्लिश में हम एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। प्ले। तो देखिए, हम यहाँ फिगर ऑफ स्पीच को शुरू कर रहे हैं। जैसे फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच इसका हिंदी होता है भाषा का आंकड़ा, भाषण का आंकड़ा। यह इसे बोलते हैं अलंकार। जिस प्रकार हिंदी बोलते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने को अलंकार करते हैं, उसी तरह इसको इंग्लिश में हम बता रहे हैं कि इसका क्या होगा। इसका होता है ए फिगर ऑफ स्पीच। ए फिगर ऑफ स्पीच इज एन स्पीशियन विच इंक्रेज ब्यूटी एंड इफेक्ट ऑफ पोएट्री। इसका जो है कि इंग्लिश में ये होता है। चलिए इसको लिख देते हैं एक बार। इसका डिफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन, इसका डिफिनेशन होता है कि ए फिगर ऑफ speech is an special which have beauty which have increased beauty and effect of poetry। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लिख दिया गया है कि ए फिगर ऑफ स्पीच इज एन स्पीशियन विच हैव इंक्रीज ब्यूटी एंड इफेक्ट ए पोएट्री। मतलब ए फिगर ऑफ स्पीच भाषा के आंकड़ों को समझने या इसके विषय में चर्चा करने को हम क्या बोलते हैं? मतलब इसकी सुंदरता को बढ़ाने को हम बोलते हैं भाषा का आंकड़ा यानी अलंकार। इसलिए हम भी बोल सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने को हम अलंकार बोलते हैं। तो जो तुम्हारा फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनेशन है, इसका एक बार आप स्पेस आप ले लीजिए। इस पर हम जो है कि इसके बारे में बताने कि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो आइए हम समझेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। यानी जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है 7 प्रकार का। फिगर ऑफ स्पीच होता है 7 प्रकार का। पहला होता है सिमिली, दूसरा होता है मेटाफर, तीसरा होता है पर्सनिफिकेशन, चौथा होता है एपोस्ट्रॉफी, और पांचवा होता है आपका ऑक्सीमोरन, और छठवा होता है हाइपरबोल, एंड सातवां होता है ओनोमोटोपैया। तो देखिए, हम इन सभी डिफिनेशन को यहाँ पर लिख के आपको समझा दे रहे हैं। उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर समझ जाइएगा। इसका इंग्लिश से बताएंगे, हिंदी बताएंगे। चलिए हम इसको लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत कोई नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जो लिख दिए हैं सिमली। सिमली का हिंदी होता है उपमा अलंकार। सिमली का हिंदी होता है उपमा अलंकार। तो देखिए इसका डिफिनेशन है कि इन ए सिमली कंक्लूजन इन मीन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट कॉमन। अगर देखिए आप लोग को मतलब अक्षर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बोल रहे हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन होता है in a simile conclusion in mean between two objects different kind which have at least one point common। तो ये है कि इसका हिंदी समझते, इसका हिंदी क्या होता है। इसका हिंदी हम लिखेंगे, इसकी हिंदी को बता दे रहे हैं। जैसे क्या रहा कि उपमा में भिन्न भिन्न प्रकार से,
उपमा में भिन्न भिन्न प्रकार से उसी वस्तु की तुलना की जाती है। यानी उपमा में, उपमा अलंकार में भिन्न भिन्न से उसी वस्तु की तुलना की जाती है जो कम से कम एक बात में समान हो, जो कम से कम एक बात में समान हो। इसमें तुलना शब्द, इसमें तुलना शब्द लाइक, सो एंड एज का मतलब है कि इसके नीचे इसके इसके जो तुलना शब्द है उसको हमने लिखे हैं। तो रुकिए, इसका तुलना शब्द लिख देते हैं। देखिए, जैसे हम लिख रहे कंप्लीजन वर्ड्स एज लाइक, जस्ट, सच, सून, यूज्ड फॉर कंप्लीजन। कहना तो ये है कि जैसे उपमा के उपमा की जगह ये होता है कि मतलब जो इसमें ये है ना, एज लाइक जस्ट, इसी का जो है कि यहाँ पर तुलना किया गया है। यहाँ मतलब जैसे इसमें दिया हिंदी ना कि उपमा में भिन्न भिन्न प्रकार से उसी वस्तु की तुलना की जाती है जो कम से कम एक बात से समान हो, जिसमें तुलना शब्द लाइक एज है। ये जो कि हमारा पहला डिफिनेशन है। अब चलते हैं सेकंड डिफिनेशन। इसका लिख रहे हैं एक एग्जाम्पल आता है, लाइफ ए ड्रीम। लाइफ इज लाइफ ए ड्रीम, इसका एग्जाम्पल ले सकते, 2 एग्जाम्पल होता है। एक लाइफ इज लाइफ ए ड्रीम। और चलते हैं इसके दूसरे डिफिनेशन में क्या होता है, यानी मेटाफर पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ गया कि मेटाफर यानी रूपक अलंकार। मेटाफर इसमें जो दूसरा डिफिनेशन है मेटाफर, इसका हिंदी होता है रूपक अलंकार। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि ए मेटाफर इज एन इम्प्लाय सिमिली। इसका जो डिफिनेशन होता है, ए मेटाफर इज एन इम्प्लाय सिमिली। जैसे कि आप लिख लीजिए, यहाँ लिख दिया गया कि ए मेटाफर इज एन इम्प्लाय सिमिली। अब इसका हिंदी क्या समझ लेते हैं। जैसे इसमें एक अव्यक्त उपमा है, इसमें तुलना किए जाने वाले शब्दों का समरूप दिया जाता है। तथा करने मतलब ये है कि सिमिली है ना, उपमा के अलंकार पर जो प्रयोग किया जाता है उसे रूपक अलंकार बोलते हैं। साफ साफ बोल सकते हैं कि उपमा के जगह पर जो प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं रूपक अलंकार। जैसे कि यहाँ पर रूपक अव्यक्त उपमा है, इसमें तुलना किए जाने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, मेटाफर यानी उपमा अलंकार। इसका एक छोटा डिफिनेशन जैसे डिफिनेशन इसका दिया यहाँ पर, द लायन इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। The lion is the king of the forest. Life is dream. एक होता है life is देखिए इसका एग्जाम्पल होता है कि द लायन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, सेकंड होता है लाइफ इज अ ड्रीम। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड थर्ड वाले पर। इसका हम यूज नहीं लिख रहे हैं, केवल इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं और इसका एग्जाम्पल। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका जो कि हम चलते हैं थर्ड वाले पर। देखिए यहाँ पर जो कि हम तीसरे डिफिनेशन लिख दिए, जैसे कि पर्सनिफिकेशन इसका हिंदी होता है मानवीकरण अलंकार। पर्सनिफिकेशन का हिंदी होता है मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तो इसका क्या डिफरेंस होता है कि इन ए पर्सनिफिकेशन लाइफलेस थिंग इज डिस्क्राइब एज लाइफनेस। इसका होता है कि इन ए पर्सनिफिकेशन लाइफलेस थिंग इज ए डिस्क्राइब एज लाइफनेस। मतलब कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कम चीज़ें भरपूर और स्पष्ट रूप से प्रयोग करता है उससे हम पर्सनिफिकेशन बोलते हैं, मानवीकरण बोलते हैं। जो मनुष्य कोई कम चीज़ें अपने जीवन में भरपूर एवं स्पष्ट रूप से प्रयोग करता है उसे हम पर्सनिफिकेशन बोलते हैं। इसका जो कि एग्जाम्पल दिया है, लाइफ इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। सेकेंड है डेथलेस इज हेड ऑन किंग। लव इज ब्लाइंड मतलब इसको हिंदी बोलते हैं प्यार अंधा होता है, मतलब ये इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है डेथलेस इज हेड ऑन किंग। ठीक है, मतलब राजा का मृत्यु हुआ है। जो कि हमारा थर्ड डिफिनेशन था पर्सनिफिकेशन का। इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं चौथे वाला पर, मतलब 4 नंबर पर। 7 होते हैं, 3 तो बता दिए हैं। चलते हैं चौथे वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि हम चौथे वाले को लिख दिए हैं कि
एपस्ट्राफी, चौथा हमारा होता है एपस्ट्राफी, चौथा हमारा होता है एपस्ट्राफी। इसका हिंदी होता है संबोधन सूचक। एपस्ट्राफी का हिंदी होता है संबोधन सूचक। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है कि डिफिनेशन यहाँ लिख दिया कि इन ए एपस्ट्राफी इज डायरेक्ट एड्रेसिंग एडिट पर्सन। इसका डिफिनेशन होता है इन ए अपस्ट्राफी इज डायरेक्ट एड्रेसिंग ए डिड पर्सन। शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा फ्रेश, तो हम उसको बोल रहे जैसे कि लिखेंगे इन ए अपस्ट्राफी इज डायरेक्ट एड्रेसिंग ए डिड पर्सन। ठीक है। अब इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है संबोधन सूचक। जितना लिखे इसका हिंदी बोलते हैं। जैसे कहने मतलब कि एक किसी मरे हुए व्यक्ति को संबोध किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को हम संबोध करते हैं, इसे हम संबोधन सूचक बोलते हैं, संबोधन। या इसमें अत्यधिक मरे हुए व्यक्ति का भी संबोधन करते हैं, इसलिए व्यक्ति मर गया। जैसे इसका एग्जाम्पल आप समझ जाइए, दिया है कि ओ डेथ अपस्ट्राफिक सिंबल ये होता है, ये अपस्ट्राफिक सिंबल। ठीक है। ओ डेथ वेयर इज थाई स्टिंग, ओ डेथ वेयर इज थाई स्टिंग। सेकेंड हमारा है फ्रेनिटी मैंने कमजोरी होती है, फ्रेनिटी मैंने कमजोरी होता है। थाई नेम इज वोमेन, थाई नेम इज वोमेन। अब यहाँ आप लोग माई मसल जो थाई है। ठीक है। फ्रेनिटी थाई नेम इज वोमेन, ये जो कि अपस्ट्राफी का हो गया। ये हमारे 4 डिफिनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 5वें पर। तो हमारा 5वां कौन सा है? तो हमारा 5वां डिफिनेशन है आक्जीफोरन। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम 5वें पर चलते हैं। इसको भी लिख कर समझा रहे हैं। तो अभी तक जितने लोग हमारे चैनल पर नए होंगे कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को बजाना भी मत भूलिएगा। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो कि हम 5वें डिफिनेशन लिख दिए है। इस 5वें हेडिंग हमारे क्या है? आक्जीफोरन। इसका हिंदी होता है विरोधाभास। देखिए अब इसका आप लोग हिंदी अपने आप समझ जाएंगे। विरोधाभास यानी दो व्यक्तियों के बीच जो विरोध उत्पन्न होता है, इसे विरोधाभास कहते हैं, आक्जीफोरन कहते हैं। सबसे पहले इसका हम इंग्लिश समझ लेते हैं। इंग्लिश क्या होता है? इसका इंग्लिश होता है इन एंड मोर इज अपोजिट मीनिंग इन वन सेंटेंस। इसका क्या होता है डिफरेंस है? इन एंड मोर इज अपोजिट एड्रेसिंग इन एंड मोर इज अपोजिट मीनिंग इन वन सेंटेंस। कहने का मतलब यह है कि दो व्यक्तियों के बीच विरोध, अपोजिट तो होता है उल्टा, विरोधी मतलब विरोधाभास का भाव उत्पन्न होता है, जिससे हम क्या बोलते हैं? आक्जीफोरन। एक वाक्य में एक और व्यक्ति का अर्थ विरोध है, अपोजिट है, उल्टा है। ठीक है। जिससे हम विरोधाभास कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? इसका एग्जाम्पल होता है शी इज फीलिंग स्वीट पेन ऑफ लाइफ। शी इज फीलिंग मतलब हम महसूस करते हैं स्वीट पेन ऑफ लाइफ, मतलब मीठे दर्द को हम महसूस करते हैं, मीठे दर्द को। ये दिया है दिस इज ओपन सीक्रेट। ये जो कि हमारा सेकेंड जो है कि एग्जाम्पल है। देखिए आपके एग्जाम में हिंदी नहीं पूछेगा, आपके एग्जाम में जब पूछेगा तो इंग्लिश पूछेगा, उसका एक एग्जाम्पल पूछ देगा। आपको करना क्या है? इसका डिफिनेशन लिखना है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल लिख देना है, जिससे कि आपका मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम 5 तो बता चुके हैं, 7 होता है 2 बताना है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर देखिए जहाँ भी नहीं समझ में आएगा वहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएगा हमको कि हमको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है। उसको हम एक अच्छे से, अगर ज़्यादा दिक्कत हो अगली वीडियो में फिर से इसका एक अच्छा से बना सकता हूँ। तो चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर छात्रों को बताता हूँ। ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है कि हम 6वें हेडिंग को लिख दिए हैं। तो 6वां हेडिंग हमारा होता है कि हाइपरबोन। इससे हिंदी होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अगर आप दिमाग लगाएं थोड़ा भी तो इसके जो इसका हिंदी है, इसी के हिंदी से आप इस पूरे डिफिनेशन का हिंदी समझ सकते हैं। चलिए हम इसका बात करते हैं। क्या लिखा है कि इन ए हाइपरबोन ए थिंग रिप्रेजेंटेड ए ग्रेटर और लेस बेटर ऑल वर्ड्स देन द रियली आर। इसका डिफिनेशन होता है कि इन ए हाइपरबोन ए थिंग आर रिप्रेजेंटेड ए ग्रेटर और लेस बेटर
ऑल ऑल वर्स देन द रियली आर। इसका डिफिनेशन ये होता है, देखिए अगर इसको आप लोग को फ्रेश दिखाई देता है लिख लीजिए, नहीं तो हम बोल रहे हैं उससे आप लोग को समझ आ जाएगा क्या होता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं कि इन ए हाइपरबोन ए थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड ए ग्रेटर आर लेस बेटर आर वर्स देन द रियली आर। अब इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी समझ लेते हैं। इसका हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी होता है कि इस अलंकार में वस्तुओं को, इस अलंकार में वस्तुओं को उसकी वास्तविकता, इसमें रियल दिया ना, इसकी वास्तविकता स्थिति, मतलब इसका इस वास्तविकता स्थिति क्या होता है, अच्छा या बुरा, अधिक या ज़्यादा, छोटा या बड़ा, यही प्रदर्शित किया जाता है। कहना तो यह है कि इस अलंकार में आपको इस तरीके इस अलंकार में इस अलंकार में इसकी स्थिति को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे वस्तु छोटा या बड़ा, यानी इसकी वास्तविकता को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे वस्तु छोटा या बड़ा, अधिक है या कम, ठीक है। इसी सब को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे हम बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है, पहले से एग्जाम्पल होता है, हम सब एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल दिए हैं। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल होता है 10,000 saw at a glance, 10,000 मैंने देखा और मैं खुश हुआ। 10,000 I saw, 10,000 saw I at a glance। सेकेंड होता है रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द पोट्रिक फोल्ड, रिवर्स ऑफ ब्लड फॉलोड इन द पोट्रिक फ्लोड। का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पर जो कि छठ हो हेडिंग कन्फर्म हो गया है। अब हम इसका 7वां हेडिंग है, लास्ट है। तो चलिए इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जहाँ भी नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए ये हमारा जो कि आखिरी हेडिंग है, अंतिम हेडिंग है। तो ये 7वां हेडिंग है। इसका मतलब क्या होता है, 7वां हेडिंग होता है ओनोमोटोपैया। ओनोमोटोपैया, इसका नाम कुछ अजीब गरीब है। देखिए आपके एग्जाम्पल में दो पूछेगा, या तो सिमली पूछेगा या तो मेटाफर पूछेगा, यही दोनों में से कंफर्म एक श्योर पूछेगा, सिमली या मेटाफर, ठीक है। देखिए ओनोमोटोपैया के हिंदी था ध्वनि सूचक अलंकार। ध्वनि सूचक अलंकार अगर आप चाहेंगे तो इसका अर्थ, इसका हिंदी अर्थ आसानी से बता सकते हैं कि जो ध्वनि संबंधित इसमें बातें आएंगी, इससे हम ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। सबसे पहले इसके इंग्लिश में को समझते क्या होता है। दिया है कि इन ए ओनोमोटोपैया, इन ए ओनोमोटोपैया ईच साउंड सजेस्ट मीनिंग और ईच ऑफ द सेंस। ईच में से होता है ध्वनि, सेंस में से होता है उसका सेंस, जैसे आवाज़ समझ लीजिए, एक तरह से आवाज़ समझ लीजिए, उसका मीन मतलब होता है। तो इसका दिया है कि इन ए ओनोमोटोपैया इज साउंड सजेस्ट, इन ए ओनोमोटोपैया इज साउंड सजेस्ट मीनिंग और ईच ऑफ द सेंस। मीनिंग और ईच ऑफ द सेंस मतलब कहने का मतलब है कि यह एक ऐसा अलंकार है, ध्वनि सूचक एक ऐसा अलंकार है जो किसी भी आवाज़ का अर्थ स्पष्ट रूप से बताता है, उसे हम ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। क्या कर रहा है कि मतलब एक ऐसा अलंकार है जो किसी भी आवाज़ का स्पष्ट, किसी भी ध्वनि का आवाज़ स्पष्ट रूप से बताता है, जिसे हम ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है ए बबल्स ऑन द पेबल्स, ए बबल्स ऑन द पेबल्स। देखिए ए बबल्स ऑन द पेबल्स, शायद आप लोग को हमारी राइटिंग नहीं समझ आ रहा होगा, तो बताएंगे फिर से बोलते रहे कि इन ए ओनोमोटोपैया इट साउंड सजेस्ट मीनिंग और ईच ऑफ द सेंस। इन ए ओनोमोटोपैया साउंड सजेस्ट और ईच ऑफ द सेंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है इट बबल्स ऑन द पेबल्स। तो देखिए हम यहाँ पर आप लोग को जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच यानी भाषा का आकार यानी अलंकार, हिंदी में अलंकार बोलते हैं। इसके साथ तो डिफिनेशन को यहाँ पर हम बता चुके हैं, इसका हिंदी बताया है, इसका एग्जाम्पल भी बताया है, इसका इंग्लिश बताया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 100% एग्जाम में मान के पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा, ग्रामर के रूप में ये आएगा। ये जो कि फिगर ऑफ स्पीच था। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मज़ा आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगर चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में जो है कि हम मैथ ला सकते हैं, हम मैथ ही ला सकते हैं और इंग्लिश ला सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।